नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग और दुनिया भर में बढ़ती बेचैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। सवाल यह कि क्या यह बैठक आने वाले किसी बड़े संकट की तैयारी है। राज्यसभा में पीएम पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, अगर ईरान जंग जारी रही तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं और आने वाला समय भारत के लिए परीक्षा की घड़ी हो सकता है। यानी चुनौती बड़ी है और तैयारी उससे भी बड़ी होनी चाहिए। इसको लेकर पीएम मोदी साफ कर चुके हैं, इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है, हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश एक और बड़े इम्तिहान के लिए तैयार है और क्या हर राज्य, चाहे वह कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी पार्टी की सरकार हो, वो इस चुनौती में एक साथ है। आज बात इसी मुद्दे पर। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ हर चुनौती का मुकाबला करना है। मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, रणनीति बना रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। अंग्रेजी में कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज। क्या वाकई में देश उसी तरफ है कि अगर कोई एक गंभीर संकट आए तो उससे पहले वो तमाम प्रिकॉशंस ले लिए जाएं जो बेहद जरूरी है। और क्या राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित कर प्रधानमंत्री ये तय करना चाहते हैं कि किसी भी स्टेट के अंदर कोई क्राइसिस ना हो, और अगर क्राइसिस है तो उसे कैसे निपटा जाए। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत क्या ही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। देवेंद्र जी, शुरुआत आपके साथ। कल ऑल पार्टी मीटिंग, आज स्टेट के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग, अब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। क्या इसको हम स्वतंत्र, एक तरीके से स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान कहें, जहां अगर क्राइसिस है तो वहां एक राष्ट्र और वो भारत है, ना कोई पार्टी, ना कोई राज्य, ना कोई मुख्यमंत्री, सब देश के नागरिक जिनको एक साथ लड़ना है। बिल्कुल विजेंद्र, मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक समझदारी का कदम है कि जब भी इस तरह का क्राइसिस आता है तो सरकार को चाहिए कि वो विपक्ष और जनता सबको विश्वास में ले, एक कॉन्फिडेंस पैदा करे जिससे कि संघर्ष की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ठीक बात। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रस्ताव है 27 तारीख का, जो ऑल पार्टी मीटिंग या सभी मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मीटिंग करने वाले हैं, तो स्टेट के अलग अलग डायनेमिक्स हैं। मैं समझता हूं कि सबको विश्वास में लेंगे तो स्टेट अपनी तैयारी करेगा तो उतना स्ट्रेस जनता तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप अंधेरे में रखते हैं तो जनता ज्यादा पैनिक में आती है और उस पैनिक को डाइल्यूट करने के लिए बहुत अच्छा कदम है। मैं समझता हूं विपक्ष को भी और जनता को भी सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, ये किसी के एक व्यक्ति के कारण नहीं होता है, ये इसके मल्टीपल रीजन्स होते हैं और इनको झेलने के लिए वही राष्ट्र इसको झेल पाते हैं जो कि ऐसी क्राइसिस में अपना आत्मविश्वास बनाने की क्षमता रखते हैं, और उसमें केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे इस संकट को लेकर, और यकीनन जो मुख्यमंत्री अपने स्टेट की जो भी इश्यूज बताएंगे उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि इस संकट में जो भी नुकसान है उसको मिनिमाइज किया जा सके। देखिए विजेंद्र जी, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि लगभग 23 दिन का वक्त गुजर गया है जब ये सारी जो वार है वो स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद में प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो पहले लोकसभा में उन्होंने बोला, फिर राज्यसभा में बोला, आज मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, और उसके बाद कल कुछ प्रधानमंत्री अलग अलग स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा करेंगे। अच्छा कदम है, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो इसी से मजबूत होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे हमें डिस्कशन करना ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है कि जब एक जिम्मेदार विपक्ष के होने के नाते हमें सरकार को बताना ज़रूरी है कि कौन कौन से और बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी कहीं ना कहीं कमी रही है वो, अब आप देखिए आज कहीं ना कहीं हमने जो जिस तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर किया और जिस तरीके की हमारी कमज़ोर विदेश नीति रही, गलत आर्थिक फैसले हम लोगों ने लिए, उसके खामियाजा कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में हमें भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे एलपीजी पे आपने भी बहुत सारी डिबेट्स की हैं,
कल कुछ जगह पैनिक हुआ पेट्रोल डीजल को लेकर, और लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि गुजरात में 600 से ज़्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई है, राजस्थान में भी कई रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, बोरोसिल गोविंदगढ़ में है, उसमें 600 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। तो थोड़ा बहुत पैनिक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर ये तय करना पड़ेगा कि इस पैनिक को कम किया जा सके, और उसे लीड प्रधानमंत्री को बड़ी ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा, बड़ी ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा, और जो देश के सामने है सच्चाई को बार बार में बताना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पता होंगी विजेंद्र जी की लगभग 85% जो क्रूड ऑयल आता है उसमें से भी इंपोर्ट होता है, और उसमें से भी 55 से 57% इन खाड़ी देशों से हमारे पास आता है, और खाड़ी देशों में भी जिससे आता है वो स्टेट ऑफ हरमुज से आता है, वो अभी बंद पड़ा है। लगभग 37 से ज़्यादा हमारे शिप वहाँ पे अटके पड़े हैं, और हर बार एक शिप के लिए हमें नेगोशिएशन करना पड़ रहा है। तो वो स्थिति क्यों हुई, वो हम सबको पता है कि क्यों हुई, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से जो हमारा पुराना साथी था ईरान, उसका साथ न देते हुए इजराइल का साथ दिया, और यूएस के सामने हम लोग नतमस्तक हो गए। यूएस ने कहा कि हम यहाँ से खरीदेंगे, हम यहाँ से खरीदेंगे, ये तय करना। कौन सा इतिहास बता रहे, मुझे बताइए। मैं चलिए बताइए, ईरान के साथ, ईरान के साथ 2014 से पहले का इतिहास बता रहा हूँ, 2014 के बाद का इतिहास बता रहा हूँ। ईरान के साथ हमारा क्रूड ऑयल खरीदना बंद कब हुआ, कौन से साल में हुआ? मैं बताता हूँ कब से हुआ। 2019 मई में बंद हुआ, और उससे पहले हम 2019 में, सुन लीजिए ना, मैं बता देता हूँ आपको। 2013 में जब 2023 में हमारा बंद हुआ है, आगे सुनिए। 2019 मई में हुआ है, नहीं गलत बात, 2014 से पहले 2019 की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? मैं बता देता हूँ कितनी थी भारत में, मैं बता रहा हूँ ना। 2019 मई से पहले हम लगातार 2013 के लगभग जब हमारी सरकार हुआ करती थी, हम ईरान से लेते थे, हम रुपए में डील करते थे, वहां पे हमें 12% से ज्यादा का आप मानेंगे कि इंटरनेशनल कोस्ट रिबेट भी मिलता। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी क्रूड ऑयल की 2014 से पहले? कोस्ट में रिबेट मिलती थी। इसके अलावा आप देखेंगे, मुझे अच्छा लगता है जब इंटेलिजेंट प्रवक्ता होते हैं। सुन लीजिए, आप स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज को जानते हैं, बखूबी जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं, बखूबी जानते हैं। बिल्कुल। अभी पर डे वहां से कितने जहाज निकल रहे हैं? पर डे निकल रहे हैं, देखिए पर डे एग्जैक्ट काउंट मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूं। बता 4 से 5 जहाज निकल रहे हैं सिर्फ, और ऑल ओवर इंडिया 4 से 5 जहाज कितने बैरल का निकलता है वहां से? उनमें से कितने बैरल निकलता है वहां से? 4 से 5 जहाज निकल रहे हैं सिर्फ। कितने बैरल निकलता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कितने बैरल निकलता है? उनमें से 6 जहाज हमारे आ चुके हैं। अरे सर कितने बैरल निकलता है ये भी बताइए ना, और कितना आता है? आप जिसके लिए कह रहे हैं कितना पाकिस्तान के वहां से निकल ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे। बाकी जगह के निकल ही नहीं रहे। लगभग 2.5 मिलियन बैरल रोज ट्रेवल करता है वहां से, इंडिया में जब करता था। और आज अगर वो इंपोर्ट अगर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। उसको संतुलित किया जा सकता है, पूरी दुनिया में हो रहा है। उसको संतुलित किया जा सकता है। अगर आप लॉजिकल बात नहीं करेंगे, अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकते, वो डिसाइड नहीं करता कि हम किससे खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे। सैंक्शन पे हम अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखते, लेकिन हमने नहीं रखा, फिर वही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे भाई मान लीजिए ईरान से खरीद भी रहे होते तो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या कर लेते आप? क्यों? जब पूरा का पूरा चौक पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है? ईरान चाह रहा है ना, इसलिए चौक पड़ा हुआ है। कुछ नहीं हो सकता भाई, ईरान चाह रहा है। अगर ईरान मैं इस पर डिबेट ही नहीं कर रहा हूं, रहने दीजिए। अगर आप लॉजिकल बात नहीं करेंगे, अगर आप लॉजिकल बात नहीं करेंगे, मैं डिबेट ही नहीं करूंगा। लॉजिकली कर रहा हूं मैं। दुनिया भर के सिर्फ 4 से 5 जहाज निकल रहे हैं। एक बार सुनिए मेरी बात, एक बार विजय 4 से 5 जहाज निकल रहे हैं। सुन लीजिए ना, मैं आपकी बात गजब ही करते हैं। मैं ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करता हूं। नहीं निकले हैं। जब देश की बात होती है मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूं। इसका खुद खंडन किया है मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूं। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खंडन किया है, आप सर्च कर लीजिए। क्या किया है? क्या किया कि नहीं निकले अभी तक, अभी नेगोशिएशन चल रहा है। सिर्फ 2 आए हैं, जो स्टार्टिंग के 2 बता रहे हैं ना आप, वो आए हैं। 6 का कोई बात नहीं हुआ। 37 से ज्यादा। प्लीज डोंट डू इट। अरे सर आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप शिवालिक, नंदा, हाँ ये 2 जग लाड़की पोर्ट पे लगा है। जग लाड़की दी है। इसके अलावा और बताऊं मैं, और गिनाऊं? 6 जहाजों के तो नाम गिना दूंगा मैं जो पोर्ट पे लग चुके हैं। अरे 6 जहाजों के तो मैं नाम गिना दूंगा जो पोर्ट पे लग चुके हैं। गजब कर रहे हैं, नहीं आए जो पोर्ट पे लग चुके हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसको देख लीजिए ना, देवेंद्र शास्त्री, विवाद का मैं ये कह रहा हूँ देवेंद्र शास्त्री, देखिए ईरान ने स्पष्ट किया है कि हम जो है भारत के जहाजों को रोकेंगे नहीं, वो मित्र देश के तौर पे अभी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वो कोट कीजिए कि भारत की मान्यता को ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं। कारण क्या वो अलग है, 1 by 1 कारण क्या है अलग है। हमारी देश नीति तो फेल हो है कि भारत के ऊपर उस तरह का प्रेशर अभी तक माउंट नहीं हुआ है, लेकिन खतरा बरकरार है सर। और ये इसलिए है क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो 90% एलपीजी की डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे है, और उसकी वजह से फर्टिलाइजर बना हुआ है। मैं समझता हूं, बाकी जो स्टील है, सेरेमिक इंडस्ट्री, सारी कोलैप्स कर रही है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए क्या ये मामला जो है ना,
ये मामला देश से जुड़ा है बिल्कुल और इस पे कोई भी नैरेटिव ना किसी का भी नैरेटिव वो पैनिक क्रिएट करता है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल आप ही की बात कह रहा हूं, मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूं, मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिबेट आगे नहीं बढ़ाऊंगा भाई, मैं नहीं बढ़ाऊंगा, मैं राष्ट्र हित में डिबेट करूंगा, मैं फैक्ट रखने सिर्फ राष्ट्र हित में डिबेट करूंगा। आप अगर मेरा फैक्ट मुझे बोलने नहीं देंगे, अपनी बात रखने मैं नहीं बोलने चलेगा नहीं ना। आप हाँ नाम बताइए, चलिए क्या ये ऑन रिकॉर्ड नहीं। देवेंद्र शास्त्री जी, अब रुकिए सर, मैं देवेंद्र जी से बात कर रहा हूं, मुझे समस्या नहीं है, मुझे समस्या ही नहीं है, मुझे पॉलिटिकल पार्टियों से बात करने का कोई शौक नहीं है। अगर वो राष्ट्र में बात नहीं कर सकते कोई बात नहीं। देवेंद्र शास्त्री जी, एक मिनट सर प्लीज, हम पैनिक क्रिएट कर रहे हैं प्लीज। अब देवेंद्र शास्त्री जी, मैं तीन डाटा रख रहा हूं सर। पहला डाटा, ऑन रिकॉर्ड कहा गया है संसद में कि पिछले साल हमारे पास जितना खाद यूरिया था उससे 34% ज्यादा इस वक्त स्टॉक में। यह ऑन रिकॉर्ड है सर। क्यों हम खाद की बात करें बेवजह? क्यों कांग्रेस कह रही है कि खाद की किल्लत हो जाएगी? दूसरा सवाल सर, जब हम पेट्रोल वहां से क्रूड ऑयल ले रहे हैं, एलपीजी का इशू हुआ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं सर मैं, बाकायदा रिफाइनरीज को 100% कैपेसिटी के साथ रन करके हमने 28% एलपीजी का क्रिएट किया। यह ऑन रिकॉर्ड है सर, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसके अलावा सुनिए, क्रूड ऑयल के अंदर अभी तक हमारा कोई शॉर्टेज नहीं है। इंटरेस्टिंग यह है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर रेट बढ़ गए हैं, हमारे यहां रेट अभी तक नहीं बढ़े हैं। यह इंटरेस्टिंग है सर। क्या ये सरकार का मैनेजमेंट नहीं है? आज ही नायरा एनर्जी ने 5 रुपए और 3 रुपए बढ़ाए हैं। आप बोल रहे कुछ नहीं बढ़ाया। प्लीज एक मिनट, ऐसे तो मत बोलिए ना सर, ऐसे तो मत बोलिए। प्रीमियम पे बढ़ाए आपने, गैस पे बढ़ाए, गैस पे आपने 150 रुपए लगभग बढ़ा दिए। आप बोल रहे कुछ नहीं बढ़े। जो शॉर्टेज का इशू है, मैं समझता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मैनेज कर जाएगी, लेकिन जो क्राइसिस असल आने वाला है वो क्राइसिस का आएगा। अभी तो 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी देखिए, जो ऑल पार्टी मीटिंग या जो मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हो रही है उसमें उन स्टेट्स को अलग रखा गया है। तो वो एक इलेक्शन मोड जो है अलग किस्म का होता है, उसमें अभी आप प्राइसेस को लेकर के डिस्कशन नहीं कर सकते। ये प्रेशर आने ही वाला है, कोई रोक नहीं सकता है। मानकर चलिए वो प्राइसेस बढ़ेंगी और बढ़ाई जा रही हैं। 2 दिन बचे हैं, 48 घंटे बचे हैं, जो 5 दिन का अल्टीमेटम है। अब मानकर चलिए हॉर्मुज पर अटैक हो जाए, मानकर चलिए खर्रा द्वीप पर अटैक हो जाए, हर वक्त मानकर चलिए बबेल अल पर अटैक हो जाए, तो आपकी 30% की तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की कटआउट हो जाएगी। क्या करेंगे फिर आप? बिल्कुल। तो ये इसलिए मैं समझता हूं कि समझदार सरकारें वो होती है जो एडवांस में सोच करके आगे की क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाती है। और मैं समझता हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा कदम है, लेकिन ये भी सच है बात कि पूरा का पूरा जो कुछ भी हालात हैं उनको हमेशा रेगुलरली विपक्ष और जनता के साथ शेयर करना पड़ेगा। जयपाल सिंह जी, क्या इस पूरी सिचुएशन में कुछ ऐसा हो सकता है कि हम 12 घंटे 24 घंटे के बुलेटिन्स जारी करें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो सूचना मंत्रालय ही करे, कि भाई ये स्थिति है, हमारे पास इतना स्टोरेज है, अभी तक कोई समस्या नहीं है, हमारे पास गैस की इतनी सप्लाई आ चुकी है, इतनी हमारी ऑन द रोड है, कोई समस्या नहीं है? क्या ये सब हो सकता है? देखिए विजेंद्र भाई, जो 22 देशों का जो मिडिल ईस्ट का संकट है, इस संकट से कोई भी देश अछूता नहीं रहा है। अब विषय यह है कि कौन सा देश कितना इस संकट को मिनिमाइज कर सकता है, कितने अपने लोगों को रिलीफ दे सकता है। और मैं समझता हूं भारत सरकार और तमाम जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने इसके प्रयास भी किया। जहां तक राजस्थान का विषय है, आज मुख्यमंत्री महोदय तीसरी बार मीटिंग ले रहे हैं, सर्वदलीय मीटिंग। इससे पहले 2-3 बार उन्होंने एलपीजी और इस क्राइसिस को लेकर मीटिंग की। आज विषय उठता है, उस संकट से सब प्रभावित है और हम लोग भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पर भी उसका इम्पैक्ट आया है। लेकिन हमारी सरकारों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने संसद के दोनों सदनों को अवगत कराया, स्टेटस जो थी, अपडेट थी, रिव्यू करके बताया कि ये स्थिति है आज हमारी। और इस विषय में जो क्राइसिस था, राजस्थान को 10% हमारी एलपीजी को और एक्सेस मिलने का ऑर्डर दिया है। और साथ में राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री बड़ी संवेदनशीलता के साथ में इस विषय को हैंडल और टैकल कर रहे हैं और काफ़ी स्थितियां कंट्रोल में हैं। अब जो आगे की स्थितियां हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से भी देखिए हमारे वेसल्स आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और भी ईरान से भी एलपीजी का है। इसके अलावा 27 देशों से इंपोर्ट होता था, हमारे आज 41 देशों से हो रहा है। यूएस के भी मैंगलोर पोर्ट पे हमारा वेसल्स आया है। तो ये प्लानिंग से आगे की निश्चित रूप से देखिए, संकट कब तक रहेगा, कैसा रहेगा, आगे की स्थिति किसी को नहीं पता है। इसलिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भागीदारी है। हमने तमाम संकटों को सहयोग के साथ में सबको साथ लेकर भारत टीम इंडिया के रूप में हमेशा ऐसे संकटों की पार पाई है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी यही लक्ष्य है कि कल तमाम जो देश के मुख्यमंत्री उनसे चर्चा करें
करके आगे के बारे में प्लानिंग करना और उनसे सहयोग के भाव के साथ में कि हम सब मिलकर इस संकट में लड़ेंगे, चाहे कितना ही बड़ा संकट हो। कोविड जैसे संकट को भी हमने पार जवाल पाया। सिंह जी, मैंने सवाल ये किया था कि भाई अगर ये संकट है और प्रधानमंत्री इसको लेकर पहले से ही गंभीर है, लेकिन देवेंद्र जी ने एक अच्छी बात कही, बाकी सरकारों को या कहिए कि बाकी राज्यों की सरकारों को, पार्टियों को और खासकर जनता को एकदम स्पष्टीकरण होना चाहिए। क्या इसको लेकर एक हर दिन का बुलेटिन हो सकता है जब तक कि संकट से हम पूरे तरीके से समाधान की तरफ ना बढ़ जाएं कि भाई ये गैस है, ये क्रूड ऑयल है, हमारे पास इतना स्टोरेज है, इतने दिन की समस्या नहीं है और ये सप्लाई इस तरीके से चल रही है। क्या ये हो सकता है? देखिए विजेंद्र, या फिर हम इतने वैकल्पिक देशों से इतना क्रूड और गैस खरीद रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी मैं समझता हूं वो स्थिति नहीं है हमारे पास में। जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बताया कि 53 लाख मीट्रिक टन हमारे पास में क्रूड ऑयल है और हमारे एलपीजी और इसके बारे में तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो बार बार इसको रिव्यू और अपडेट करते रहते हैं। तो वो स्थिति नहीं है। मान लो कि आगे चल के यदि संकट और बढ़ता है और इस संकट को और आगे खींचता है तो इस स्थिति में ऐसी कोई परिस्थिति आएगी। फिलहाल अपने भारत में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। हमारे पास में पर्याप्त स्टॉक है, हमारे पास में जो तमाम मंत्रालय उस बारे में रिव्यू कर रहे हैं और जो स्थिति है उसमें बड़ी गंभीरता के साथ में। देखिए आज जो हिंदुस्तान जहां खड़ा है, कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि हम भारत के साथ हैं, हम शांति के साथ हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये संसद के अंदर भी कहा, नरसंहार को कंडेम किया, साथ में जो हमले हो रहे हैं जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे उसको भी कंडेम किया। तो ये जिम्मेदारी के साथ में उन्होंने इस बात को कंडेम किया। ये समझता हूं कि देश के मुखिया होने के नाते उन्होंने तमाम सिचुएशन को क्लियर किया। लेकिन दुर्भाग्य कल हुआ जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो कुछ लीडर्स केरला के अंदर प्रचार कर रहे थे और वो वहां नहीं दिखे जब होना चाहिए थे, क्योंकि ये देश पर संकट का मामला है, उनको जिम्मेदारी के साथ वहां होना चाहिए, वो वहां नहीं थे। पंकज, और संसद के अंदर बोले वहां भी वो नहीं। ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी, मैं इस पॉइंट को आउट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, क्या इनका ऑल पार्टी मीटिंग में होना जरूरी नहीं था? बिल्कुल होना चाहिए, पर दोनों तरफ से आरोप लगते हैं, पक्ष के भी ऊपर लगते हैं और विपक्ष के ऊपर भी लगते हैं। तो मैं समझता हूं इसमें दोनों तरफ से समझदारी बरतने की आवश्यकता है। दोनों ही इसको गंभीरता से लेंगे तो ये इन क्राइसिस में से देश ज़्यादा आसानी से निकल सकता है। देखिए यहाँ एक समस्या दूसरी है कि जिस तरह का यू टर्न हमारा डिप्लोमेटिक यू टर्न हमारा हुआ है, उसमें अभी हम कह तो रहे हैं हम शांति के साथ हैं, लेकिन हमने ये भी घोषणा की कि हम इजराइल के साथ हैं। हम जो है वो ग्रेटर भारत या जो अखंड भारत चाहते हैं और इजराइल जो है ग्रेटर इजराइल चाहता है। तो मैं समझता हूं कि ये इस यू टर्न से शायद हमारे ऊपर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा आया है। और अब चूंकि ईरान ने इसके ऊपर उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है, ईरान ने अभी भी भारत को मित्र देश की कैटेगरी में रखा है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, इसका लाभ लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। देवेंद्र जी, हमने कितनी मेडिसिन सप्लाई की अभी ईरान को और कितने मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई किए हमने इस वॉर के दौरान? नहीं, इसकी बहुत ज्यादा कोई पब्लिसिटी नहीं हुई है। कितना होनी भी नहीं चाहिए सर, क्योंकि दो देशों के बीच का मामला है। पर देखिए मेडिसिन सप्लाई कर देने भर से नहीं है, आप घोषणा क्या कर रहे हैं? आप समझ नहीं रहे देवेंद्र जी। चलिए मैं आपसे बात करता हूं। मैं समझता हूं हॉर्मुज से, वर्तमान स्थिति में हॉर्मुज से सिर्फ एशिया के अंदर चाइना और भारत सिर्फ 2 कई वेसल्स पास हो रहे हैं। जो पाकिस्तान जो पाकिस्तान मध्यस्थता की बात कर रहा है उसके वेसल्स चौक पड़े हैं वहां पर। ईरान ने उनको एंट्री देने से मना कर दिया, ये जानते हैं ना। इसके अलावा किसी कंट्री के नहीं निकल रहे हैं। भारत की डिप्लोमेटिक जीत नहीं है। और आपका चाइना और पाकिस्तान नहीं है सर, इन सबको अनाउंस किया है कि पाकिस्तान नहीं है। आप पढ़िए, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान भी है। कमाल कर रहे हैं, उसके वेसल्स रोक दिए गए। हमारे भी हैं, अटके हुए तो हमारे भी हैं। एक वेसल नहीं निकला है वो इतना आसानी से वहां से। अब वॉर सिचुएशन है। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा विजेंद्र जी आपको। आपने ये कहा वेसल्स वाली बात, आप देखिए कि 8 से ज़्यादा कंट्रीज से ईरान बातचीत कर रहा है और उनको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अब युआन में डील कीजिए, जो चाइनीज करेंसी है उसमें डील कीजिए, और उसके लिए उसमें एक भारत भी है। तो ये हमारी विदेश नीति फेल, हाँ वो वही बता रहा हूँ, विदेश नीति फेल हुई या नहीं हुई। और सबसे बड़ा फेलियर तो यही है। आज हम शांति की बात करते हैं, आज हम शांति की बात करते हैं और पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। तब जब पहलगाम जैसी घटनाएं हमारे, मेरी बात है सर, यही तो दिक्कत है। आप मुझे बोलने दीजिए। हम रुपए में डील करेंगे,
नहीं कहा भारत ने। अरे रुपए में डील, डॉलर में डील, वो तो चल ही रहा था। अब जो चाइना जो हमें आंखें दिखाता है, अगर उसकी करेंसी में डील करना पड़ेगा तो मजबूत कौन होगा? इसका जवाब दीजिए ना। आप उसको ही बैठ के यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। कमाल है, आप चाइना को डिफेंड कर रहे हैं। हमेशा भारत के अगेंस्ट क्यों होते हैं? आप कर रहे हैं, आप हमेशा भारत के अगेंस्ट क्यों होते हैं? मतलब क्या है? मतलब आपको ईरान की बातों पर भरोसा है, ऐसे आपको अमेरिका की बातों पर भरोसा होता है। इंडिया क्या कह रहा हो तो उससे आपको लेना देना ही नहीं होता। अमेरिका के सामने घुटने किसने टेके? कौन डिसाइड करेगा कि मैं कहां से तेल लूंगा? हिंदुस्तान कहां से तेल लेगा? कौन डिसाइड कर रहा है? आज से पहले तो डिसाइड नहीं किया था। अमेरिका ने 2013 में भी सैंक्शंस लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जिसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया गया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंख में आंख डालकर कहा था कि हम सैंक्शंस नहीं मानेंगे, और उस दौर में भी हमने ईरान से क्रूड ऑयल खरीदा। आज क्या कर रहे हो आप? आज जो कह रहा है यूएस कह रहा है कि आज आप यहां से रशिया से नहीं लेंगे, तो आप रशिया से नहीं लेते हो, आप कहेंगे यूएस से लेंगे, हम 30 दिन की मोहलत देते हैं। क्या हो रहा है? ये विदेश नीति आपकी। पंकज थोड़े से फैक्ट पर बात कर सकते हैं? कंडेम तो कीजिए आप एक बार, कंडेम तो कीजिए इस बात को। कब तक डिफेंड करेंगे सरकार को गलतियों पर? ट्रंप के बयानों के साथ चलती रहेगी देश के साथ सब लोग खड़े हैं, लेकिन देश की गलती से चलते चलते देश की सरकार कांग्रेस आज ट्रंप तक पहुंच गई है। कब तक ट्रंप के बयानों के पीछे चलती रहेगी कांग्रेस? क्यों? क्या देश से कोई प्रधानमंत्री चल रहे हैं ना ट्रंप के पीछे? कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री उनके इंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश नहीं चलता, ये शांति वाला देश था। अगर आज इसको कॉम्प्रोमाइज करके, इस वक्त अगर आज इसको कॉम्प्रोमाइज करके पाकिस्तान अगर मध्यस्थता कर रहा है, इस वक्त में तो देश के साथ खड़े हो जाइए भाई। की अध्यक्षता हम करते हैं, कर लीजिएगा बाद में। बात नहीं कर पा रहे, कोई मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे, गलत बात है। मैं कह रहा हूं इस वक्त तो कम से कम देश के साथ खड़े हो जाइए, राजनीति कर लीजिएगा। देश के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार को बताना है हमारी जिम्मेदारी कि वो क्या कर रही है। क्या सभी राज्यों को समान नजर से देखा जाएगा? जयपाल जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने दोनों संसद के सदनों में बताया भी, बोला भी और निवेदन भी किया, आग्रह किया कि सब देश के लोग हम एक साथ एक सहयोगात्मक रूप में हम देश के इस संकट के सामने साथ खड़े हो। लेकिन आप देखिए जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, आपदा में अवसर खोजने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के एक नेशनल प्रवक्ता कहते हैं कि हमारे जहाजों को डुबो दिया गया, उनको आग लगा दी गई, और जिनका नाम लिया माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, वो यूएस में जाके ये भी कहते हैं हमें पाकिस्तान पे अटैक नहीं करना है क्योंकि वहां पर हमारे वोट बैंक को नुकसान हो सकता है। तो आप आज जो बातें कर रहे हैं, यूएस में तो विश्वास कर रहे हैं क्या? यूएस में तो विश्वास कर रहे हैं क्या? यूएस में तो पूरा विश्वास है क्या आपको? कभी आप यूएस के साथ होते, कभी ईरान के साथ होता है, हिंदुस्तान के साथ है, भारत के साथ है। भारत शांति चाहता है और अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करता है। आज कंप्रोमाइज क्या होता है? पीओके पाकिस्तान के पास नहीं होता, ऑक्साइड चीन के पास नहीं होता। कंप्रोमाइज क्या होता है? हमारे 93,000 सैनिक बांग्लादेश के अंदर कंप्रोमाइज होता क्या है? जी शुक्रिया। देवेंद्र शास्त्री जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं देश की जनता को सिर्फ एक चीज कह, आप किसी को मत सुनिए। ट्रंप क्या कह रहे हैं मत सुनिए, कांग्रेस क्या कह रही है मत सुनिए, सिर्फ सरकार के ऑथोराइज्ड लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी है और वो जो कह रहे हैं वो उन फैक्ट के साथ कह रहे हैं जिनसे वो डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए सरकार क्या कह रही है इस पर आपका फोकस होना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।